सेकेंड पार्ट अभी हम लोग इस हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन का लेते हैं। फर्स्ट पार्ट तो 2 पार्ट में ये समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग अभी तक एविडेंस पढ़े, 6 एविडेंस था। डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ये अभी पढ़ना है। तो नेचुरल सिलेक्शन मतलब क्या होता है, कोई भी जीव अपने लाइफ टाइम में कुछ न कुछ गेन करते जाता है। तो उन्होंने अपना चार्ल्स डार्विन बहुत प्लांट और एनिमल का कलेक्शन किए, ऑब्जर्वेशन किए और वो थ्योरी लिखे, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी ऑफ, क्या कहा जाता है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए, 1 मार्क के लिए। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट रहेगा वही टिकेगा। आज के दिन भी ये बात कर सकते हो, ये अपने ऊपर ले लो, स्टूडेंट के ऊपर, जो मेहनत करोगे वही टिकोगे, नहीं तो बाद में बहुत हालत खराब होगा। डार्विन सेज दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस prolifically, all the organism compete with each other in a life threatening manner। सब कोशिश कर रहा है जीने के लिए, खतरे में से भी। इन दिस कॉम्पिटिशन, तो डार्विन सेज दैट यहां से ले लो या यहां से लोगे तो अच्छा रहेगा। ये ऐसे ही कट टू कट लिख सकते हो और पढ़ लो 2 बार तो लर्न हो जाएगा। दोज ऑर्गेनिज्म सस्टेन, वही रह सकता है, टिक सकता है, विच शो द मॉडिफिकेशन इसेंशियल फॉर विनिंग द कंपटीशन। वही जीव जीवित रह सकेगा, अपने अस्तित्व को बनाकर रखेगा, जो कंपटीशन को जीत पाएगा। ये फिट रहने के लिए क्या जरूरी है कि उसमें मॉडिफिकेशन, चेंज होना बहुत जरूरी है। ऐसा चार्ल्स डार्विन ने बताया अपने किस बुक में, ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज में। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो फिट रहेगा वही जीवित रहेगा। However, beside this, natural selection also plays important role। तो लाइफ टाइम में कुछ नेचुरल सिलेक्शन भी होता है। बिकॉज नेचर सेलेक्ट ओनली दोज ऑर्गेनिज्म विच आर फिट। नेचर उसी को रखता है, सेलेक्ट करता है जो फिट है, फिट टू लिव एंड रेस्ट पेरिस, और बाकी को वो नष्ट कर देता है। तो जो नेचर ही क्या करता है, उसी चीज को रखता है जो फिट रहता है। ये हो गया नेचुरल सिलेक्शन। सस्टेनिंग एंड सेलेक्टेड ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म रिप्रोडक्शन। तो जो सेलेक्ट किया गया, जो अपने आप को जीवित रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए फिट रहा, वही रिप्रोडक्शन, प्रजनन, बच्चे को जन्म दे सकता है, एंड देयर बाय गिव राइट टू द न्यू स्पेसीज, और फिर नए जाति भी उत्पन्न हो सकता है विद देयर ओन स्पेसिफिक कैरेक्टर। डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज वाइडली एक्सेप्टेड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। बहुत दिनों तक के लिए इसको मान्यता मिला, लेकिन कुछ ऑब्जेक्शन भी रहा। तो अगर डार्विन थ्योरी दिया तो इतना लिख दिया। अब इसमें ऑब्जेक्शन क्या आया वो भी थोड़ा देख लेते हैं। लिमिटेशन क्या हुआ, कमियां क्या रहा। नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवॉल्यूशन। तो उन्होंने जो बताया कि रिवॉल्यूशन के लिए, इवोल्यूशन के लिए केवल नेचुरल सिलेक्शन ही फैक्टर है, तो ऐसा नहीं है। डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन। इस पॉइंट को अच्छे से लर्न कर लेना। यूजफुल और यूजलेस मॉडिफिकेशन क्यों किया, इसका कोई उनके थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं है। डार्विन, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंज और एब्रप्ट चेंज। अचानक परिवर्तन या धीरे से परिवर्तन क्यों होता है, इसके बारे में भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। ये 3, लेकिन फिर भी यही 3 उनकी कमियां रहा। अगर कमी, लिमिटेशन पूछा, ऑब्जेक्शन पूछा तो ये बता दोगे। इस सब के बावजूद, इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज ऑब्जेक्शन, डार्विन्स वर्क ऑन इवोल्यूशन हैज बीन माइलस्टोन, यानी ये बहुत ही कामगार रहा। चार्ल्स डार्विन के बुक का नाम याद रखना, ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज। इनके थ्योरी को क्या कहा जाता है, इनके थ्योरी को कहा जाता है नेचुरल सिलेक्शन। बुक को कहा जाता है ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, चार्ल्स डार्विन का। अब हम लोग पढ़ते हैं लेमार्किज्म। लेमार्किज्म क्या बताए इवोल्यूशन के बारे में। लेमार्क प्रोपोज दैट एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जीव का जो एक्टिविटीज है, रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर इवोल्यूशन। जीव जो एक्टिविटीज करते रहा
उस क्रिया, उस कृति के कारण ही क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। दिस फ्रेंच, ये कहाँ के थे, फ्रांस के, और ये कहाँ थे, चार्ल्स डार्विन, इंग्लिश बायोलॉजिस्ट थे। तो दिस फ्रेंच नेचुरलिस्ट प्रपोज दैट ईच एनिमल और प्लांट अंडरगो सम चेंज इन लाइफ स्पैन। जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन आता है लाइफ टाइम में ही, और वो चेंज जो परिवर्तन होता है उसके अंदर, वो चेंज कहाँ हो जाता है, ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन, एंड सच चेंज ऑकर इन नेक्स्ट सब्सिक्वेंट जनरेशन टू। जैसे जिराफ का क्या दिखा है, एक जनरेशन पत्ता खाने के लिए अपना गर्दन ऊंचा किया, फिर दूसरा उससे क्या आगे, और ये आगे गया, ये नेक्स्ट जनरेशन को पास में करते गया। इसको कहते हैं लेमार्किज्म थ्योरी। इसके थ्योरी को और क्या कहा जाता है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। और उनका क्या था, चार्ल्स डार्विन का थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटी। ये क्या बोले, एक्टिविटीज के कारण लाइफ टाइम में ही, जीवन काल में ही कुछ न कुछ परिवर्तन होता है, और वो ट्रांसफर करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर द कैरेक्टर विच इट हैज एक्वायर्ड। अपने लाइफ टाइम में जो एक्वायर करता है वो नेक्स्ट जनरेशन को पास करता है। दिस इज कॉल्ड एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। अब बहुत मजेदार चीज पढ़ोगे। स्पेसिएशन में आया कि न्यू स्पेसीज जो बनते रहता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पेसिएशन, यानी स्पेसीज का बनते जाना। ह्यूमन इवोल्यूशन, आज हम लोग ये हैं जर्नी ऑफ ह्यूमन। ये थोड़ा लर्न करना ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है कि कौन से समय में क्या नाम दिया गया है ह्यूमन को। ये कितने ईयर्स एगो है, 7 करोड़ यूनिट, 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो 7 करोड़ वर्ष पहले जो ह्यूमन का ये रूप था उसको नाम क्या दिया गया, लेमुर्स, लाइक लेमुर्स था। फिर इजिप्टोपिथेकस, ये कभी 4 करोड़ वर्ष, 7 करोड़ वर्ष पर लेमुर के जैसा ये इजिप्टोपिथेकस। फिर 2.5 करोड़ वर्ष पहले क्या नाम था, ड्रायोपिथेकस। और 1 करोड़ वर्ष पहले रामापिथेकस, रामा। देखो 7 करोड़ लेमुर, 4 करोड़ वर्ष पहले इजिप्टोपिथेकस, 2.5 करोड़ वर्ष पहले डायोपिथेकस, और रामा 1 करोड़ वर्ष पहले। अब 1 करोड़ से नीचे आ गए 40 लाख पर, यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो 10 लाख ईयर्स पहले क्या कहा गया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस 40 लाख वर्ष पहले। स्किल्ड ह्यूमन, थोड़ा बुद्धि आ गया, ये 20 लाख वर्ष पहले, तो उसको स्किल्ड ह्यूमन कहा गया 40 लाख पहले। ऑस्ट्रेलो और रामापिथेकस कभी 1 करोड़ वर्ष पहले। स्किल्ड ह्यूमन आज से कितने वर्ष पहले पैदा हुआ, 20 लाख वर्ष। मैन विथ इरेक्ट पोस्चर, अभी तक ये बॉडी क्या था, टेढ़ा था। सीधा पोस्चर कब हुआ, 15 लाख 15 लाख ईयर्स एगो। निएंडरथल 1.5 लाख वर्ष पहले, ये निएंडरथल शिकार सब करना शुरू। और क्रो-मैग्नोन मैन, क्रो-मैग्नोन मैन ये 50,000 वर्ष पहले हम लोग ऐसा थे। क्रो-मैग्नोन, तो ये थोड़ा दिमाग में ये दिमाग में सेट करना। क्रो-मैग्नोन कभी 50,000 वर्ष पहले, निएंडरथल 1.5 लाख वर्ष पहले, और इरेक्ट पोस्चर कभी था 15 लाख वर्ष पहले। स्किल्ड कब हुआ था, तो 20 लाख वर्ष पहले। थोड़ा इसको दिमाग में अच्छे से, रामापिथेकस कभी 1 करोड़ वर्ष पहले, स्किल्ड वुमेन 20 लाख वर्ष पहले, निएंडरथल 1.5 लाख, और 50,000 पहले क्रो-मैग्नोन मैन। Ape-like animals stayed in Africa, and from them, gorilla and chimpanzees evolved about 2.5 crore years ago.
Evolution of some of the 2 crore year old species of apes seem to be occurred in different way. They had to use their hand. हम लोग कहते हैं ना चिंपांजी, गोरिल्ला ये सब वंशज के हैं. मोर तो हैंड को यूज करने लगा फॉर ईटिंग फूड एंड अदर वर्क्स. फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइफ एनिमल इज विथ अस इन द फॉर्म ऑफ रामापिथेकस. और ये कभी और ये कहां से, ये याद रखना, फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका. रामापिथेकस का फर्स्ट रिकॉर्ड मिला आदमी को. आफ्टरवर्ड दिस एप ग्रोन अप इन साइज एंड बिकम मोर इंटेलिजेंट. Thus the ape of South Africa evolved about 40 lakhs years ago. The Ramapithecus कभी 1 करोड़ years ago और 40 lakhs years ago में क्या था? Australopithecus. और कुछ थोड़ा सा इसमें पढ़ लो. Morphology of this human, देखो development of human brain. The morphology of this human-like animal started to appear like to the member of the genus Homo. इसके जीनस का नाम, ह्यूमन के जीनस का नाम होमो, about 20 lakhs years ago, and thus a skilled human developed. तो 20 लाख years ago क्या हुआ? A skilled human developed, चूंकि उसका ब्रेन डेवलप होने लगा. About 15 lakh years ago, human walking with erect posture. It may have existed in China and Indonesia. अफ्रीका में कौन? रामापिथेकस. ईस्ट अफ्रीका में. और इसका प्रमाण कहाँ मिला? 15 लाख ईयर एगो ह्यूमन वॉकिंग तो चाइना में एंड इंडोनेशिया. इवोल्यूशन ऑफ अपराइट मैन कंटिन्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ डेवलपिंग ऑफ ब्रेन फॉर द पीरियड ऑफ अबाउट 1 लाख ईयर एंड मीनवाइल इट डिस्कवर्ड द फायर. आग का खोज हुआ. ब्रेन ऑफ 50,000 ईयर्स ओल्ड मैन हैड बीन सफिशिएंटली इवॉल्व टू the extent that it could be considered as the member of class wise man. Homo sapien. Homo sapien का क्या मीनिंग हुआ? बुद्धिमान, जो बुद्धि वाला हो. Neanderthal man can be considered as the first example of wise man. तो Neanderthal का कभी था? 1.5 लाख वर्ष पहले. The Cro-Magnon man evolved about 50,000 years ago and afterwards the evolution had been faster than, और उसके बाद फास्ट आदमी में होने लगा डेवलपमेंट. अबाउट 10,000 years ago वाइज मैन स्टार्टेड. आदमी खेती कभी शुरू किया? तो वाइज मैन स्टार्टेड 10,000 years ago, यानी आज से 10,000 वर्ष पहले खेती का काम शुरू हुआ. जानवर पालना शुरू कर दिया. शहर नगर बसाना शुरू किया. कल्चरल डेवलपमेंट शुरू हुआ. राइटिंग लिखना शुरू कब से हुआ? आज से 5,000 वर्ष पहले. खेती कब शुरू हुआ? 10,000 वर्ष पहले. मॉडर्न साइंस एमर्ज अबाउट 400 years ago. जो साइंस का डेवलपमेंट होने लगा वो आज से 400 वर्ष पहले. इंडस्ट्रियल सोसाइटी, उद्योग, कल कारखाना, फैक्ट्री, ये सब एस्टेब्लिश होने लगा आज से 200 वर्ष पहले. And now we have reached at this stage, and still we are searching for the details of root of human society. ये क्या दिया? एक्टिविटी भरने के लिए fill in the blanks. ये fill in the blanks हो गया है. खेती कब से शुरू हुआ? 10,000 वर्ष पहले. 5,000 वर्ष पहले क्या हुआ? लिखना शुरू हुआ. सोसाइटी बनने लगा. इंडस्ट्रीज, मॉडर्न साइंस कब से चलने शुरू होने लगा? 400 वर्ष पहले से. इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री 200 वर्ष पहले. ये सब भी हो सकता है कि ईयर दे दे और बोले इस टाइम क्या हुआ. एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन का 4 पॉइंट हम लोग 6 पढ़े हैं. मॉर्फोलॉजिकल, पैलियोंटोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल, सिमिलरिटीज इन बोन स्ट्रक्चर यानी एनाटॉमिकल. ये क्वेश्चन आंसर सर 7 करोड़ वर्ष पहले अपने वर्ड में कह रहा है. ये सब वहां से जो पढ़े हो वही आ जाएगा. ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक सब देख लो, इजी है. जो पढ़े है वही है. ये लेमार्किज्म, जो अभी लेमार्क के फिगर के नीचे पढ़े,
डार्विन थ्योरी बता ही दिए। ये एम्ब्रियोलॉजिकल का पैराग्राफ लिख दो, इवोल्यूशन के बारे में 5 लाइन का कनेक्टिंग लिंक में, पेरिपेटस का पढ़े, उसके बाद डक बिल का पढ़े, प्लेटिपस और किसका, पेरिपेटस का, तो कनेक्टिंग लिंक का उसके बारे में लिख दो। मार्च 20 में देखो पूछा डिफाइन वेस्टिजियल ऑर्गेन, उस ऑर्गेन को बोला लिखो। उसके बाद उसका 2, तो इसमें बहुत दिया है कि कुछ भी लिखो, लेकिन एग्जाम बोर्ड में क्या पूछा इस बार मार्च के 20 में ही पूछा ये डिफाइन वेस्टिजियल ऑर्गेन, जिसका भी यूज नहीं होता है, तो टेक्स्ट बुक में बराबर दिया हुआ है। कोई भी 2 नाम लिखो, तो कॉकिक्स, अपेंडिक्स, बस 2 का नाम बोला एग्जाम में लिखने, इतना नहीं। हेरेडिटरी चेंज, फिर देखो जुलाई 19 में एक, ये जुलाई 19 में क्या हुआ, 2 बार एग्जाम होता है ईयर में, जो फेल कर जाता है मार्च के एग्जाम में तो जून में रिजल्ट निकलता है, जुलाई में फिर एग्जाम लेता है। तो जुलाई में सुटेबल एग्जाम, इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमिकल, वो जो बोन दिखा करके बताया तो उसका इम्पोर्टेंस उस पैराग्राफ से लिख दिए। तो जुलाई 19 में भी पूछा और इस बार मार्च 20 में भी पूछा। ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, व्हाट इज सेंट्रल डोगमा, मार्च 19 में। सेंट्रल डोगमा का डेफिनेशन, ट्रांसक्रिप्शन का, ट्रिपलेट कोडोन का, ये डिफाइन वेस्टिजियल, ये जुलाई में। और कितने मार्क्स का हो जाता है, 3 2 5 मार्क्स का सब में है, या 6 मार्क्स का। तो जुलाई का ये, मार्च 20 का भी बता दिए। राइट एनी 2 वेस्टिजियल ऑर्गेन, ह्यूमन बॉडी और डिफाइन वेस्टिजियल ऑर्गेन देखा। ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, ये ऑब्जेक्टिव में, फ्रॉम मैसेंजर टू, तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए टू मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ये पूछा। 1 मार्क, फिल इन द ब्लैंक। आई एम कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड मेमल्स, खाली बोला नाम लिखो। रेप्टाइल और मेमल के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक था उसका नाम क्या था, मेमल और तो कौन था, रेप्टाइल के बीच में लंग फिश, वो लंग फिश लिख दिए। इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमिकल एविडेंस, यही एनाटॉमिकल एविडेंस का, और ये सब अपना अभी पढ़ लेने का। डिफाइन हेरिडिटी, ये डेफिनेशन सब मैं पहले भी बोला कि जरूर पढ़ना। डिफाइन इवोल्यूशन, और ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही अच्छा है। कौन मैन है, चार्ल्स डार्विन के बुक का नाम क्या है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, उनके थ्योरी का नाम क्या है, नेचुरल सिलेक्शन। इनका क्या है थ्योरी का नाम, ये एक्वायर्ड कैरेक्टर भी कहा जाता है इनका, लेमार्किज्म का, और थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अपने लाइफ टाइम, लाइफ स्पेन में जीव में परिवर्तन आता है और वो नेक्स्ट जनरेशन को पास करता है। अब आप लोग के ऊपर, इसका मेहनत करते रहे, आगे बढ़ते रहे, वीर तुम बढ़े चलो। देखो कैसे इवोल्यूशन हुआ, जर्नी ऑफ ह्यूमन लाइफ, आप अपने आप को कहाँ तक पहुँचाते हैं मेहनत करके, ये आपके ऊपर है। मैं भी कितना मेहनत करता हूँ वो मेरे ऊपर है, मैं जितना मेहनत करूंगा आगे बढ़ूंगा, आप भी बढ़ेंगे, बढ़ते चले। ऑल द बेस्ट।